Hello, Namaskar, and very good afternoon to all the viewers connected with us on NCERT's live and interactive program. I am Anu Gupta, your host for this session. Dear viewers, you are connected with us in this 1 hour for a session of history for class 11 students. You can watch us live on PMA Vidya's channel number 11. Also, we are streaming live on our YouTube channel, which goes by the name NCERT Official. You can become a part of our live interaction by posting in your queries, questions and feedback in the live comment section of our YouTube channel. We will be waiting for all your questions and queries. So now let me tell you, in this 1 hour, we are going to take the topic in history for class 11 students, and the topic is writing and city life. जी हाँ, किस तरह से लिखित भाषा का विकास हुआ, इसके बारे में हम आज के पूरे 1 घंटे में जानेंगे। और इस विषय को आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, आइए उनका वेलकम करें और उनसे मिलें। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर ऊर्जेश कुमार। सर इज असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, आपको मुझे इस कार्यक्रम में अवसर देने के लिए, इस एनसीईआरटी के लाइव सेशन में। जी, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा हमारे साथ ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स भी जुड़ गए हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आप स्क्रीन पर मधु को देख पा रहे हैं और जल्दी ही हमारे साथ आशीष भी जुड़ेंगे। पूरे सत्र के दौरान ये ISL यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज में सत्र को ट्रांसलेट कर बताएंगे। तो दर्शकों, यदि आप हमें टेलीफोनिकली भी जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो प्लीज नोट डाउन आवर फोन नंबर्स which are flashing on the screen. It is 8800440559. Also, if you wish to write to us in detail regarding the topic, you can write to us an email. Please note down our email as well. It is dth.class11@ciet.nic.in. और अब बिना देर किए हुए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास और जानते हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में डिटेल में। सर शुक्रिया। जैसा कि आज का विषय है कि किस तरह से सिटी लाइफ और राइटिंग स्किल्स से मानव जो है किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाया, तो यहाँ तक का एक लंबा सफ़र रहा है, एक इतिहास जो किस तरह से मानव अपने जीवन यापन करके किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचा। तो चूँकि इसके पहले की चीज़ों को हम अगर बताना चाहेंगे कि किस तरह मानव ने नई नई चीज़ों की खोज कर, जिस तरह से इसके पहले का जो काल रहा है, स्टोन एज का काल, जो ये मेसोपोटामिया जो सबसे प्राचीन जो शहर जो मिलता है और जहाँ पे कई सारे लिखित हमें साक्ष्य मिले हैं और जिसे पढ़ भी लिया गया। तो इसके पहले तक के अगर इतिहास की बात करें तो जिस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 5.4 मिलियन ईयर्स एगो हमें ऑस्ट्रोलिथिपिकस जैसे प्राणी मिलते हैं। फिर ऑस्ट्रोलिथिपिकस के बाद होमो हैबिलस मिलते हैं और ये होमो हैबिलस जो कि टूल्स मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे चलकर होमो इरेक्टस और फिर आग की खोज की, जिस तरह से आग एक मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसी आग के कारण मानव ने कई तरह तरह की चीज़ों का विकास हुआ। उनके पौष्टिक आहार में जिस तरह से परिवर्तन आया, उनके मस्तिष्क में परिवर्तन आया। तो इस तरह से मानव का एक लाखों वर्षों तक का एक लंबा सफ़र रहा है अपने इतिहास को बनाने में, अपने आगे बढ़ने के क्रम में। तो इसी तरह जो सबसे विश्व की सबसे प्राचीन जो हम सभ्यता जो देखते हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो लगभग 300 BCE के आसपास है। तो मेसोपोटामिया एक ऐसा शहर जो जहाँ पे कई सारे लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। तो सबसे पहले हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया जो नाम है वो ग्रीक शब्द है, जो कि 400 BCE में ग्रीक लोगों ने इसका नाम दिया था। जो उस समय के जो प्राचीन नगर मिले थे, सुमेरियाई नगर, सुमेरिया थे, अक्कादी थे, इसी तरह मैरिक नगर था। तो इस तरह से कई सारे बेबीलोनिया, इस तरह से जिस तरह से हमारे इंडिया में इनकी जो सब इंडिया की जिस तरह से हमारे यहाँ सभ्यता है, जहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, उसी तरह हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में इस तरह से कई सारी सभ्यताएं हैं। लेकिन उसका नाम जो मेसोपोटामिया दिया गया है वो ग्रीक के द्वारा दिया गया। और इस मेसोपोटामिया का नाम का मतलब ही जो मेसोस शब्द से लिया गया है। और मेसोस जो शब्द है
वो उसका मतलब ही होता है मध्य। जैसे कि हमने स्टोन एज में भी जिस तरह से स्टोन एज को 3 भागों में बांटा है कि पेलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, उसी तरह ये मेसो मतलब कि मध्य का भाग। तो ये मेसो और पोटामस सबसे बना है जो कि नदियां हैं। तो 2 नदियों के बीच बसा यह एक राज्य था, उस समय का शहर था मेसोपोटामिया, जहाँ पे 2 नदियाँ थी जिसमें यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदी। यूफ्रेट्स यानी कि उस समय की फरात नदी और दजला नदी। जो दजला नदी थी वो दाहिनी ओर, जो मेसोपोटामिया की दाहिनी ओर से बहती थी, और जो फरात नदी थी वो बाईं ओर यानी कि पश्चिम की तरफ से बहती थी। पश्चिम की तरफ हम जिस तरह देखते हैं टर्की था मेसोपोटामिया का, उसी तरह इधर इराक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस नदियों के कारण मेसोपोटामिया की एक समृद्ध उपज हम देखने को मिलता है मेसोपोटामिया में। और जिस तरह से मानव सभ्यता की हम बात कर रहे थे इतिहास में, तो जो मानव जो नोमेडिक से जिस तरह से हम एक स्लाइड दिखाना चाहेंगे कि मानव ने किस तरह, अगर हम स्लाइड पर देखें तो जी सर हम देख पा रहे हैं फ्रॉम नोमेडिक टू लाइफ टू सेटल्ड एग्रीकल्चर, कि मानव किस तरह से पहले नोमेडिक था, किस तरह से वो खानाबदोश की जिंदगी जीता था, और वो अपने भोजन की तलाश में अन्य जगहों पर वो सब यात्रा करके और वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन एग्रीकल्चर मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। जब लगभग 10,000 साल पहले यानी कि 700 टू 600 BC में हम मेसोपोटामिया में कृषि का साक्ष्य देखते हैं कि लोग कृषि की समझ लोगों में आ गई थी, और कृषि एक बहुत बड़ा वरदान था। चूँकि एग्रीकल्चर के कारण ही लोग एक जगह रहना प्रारंभ कर दिए थे, और चूँकि कृषि को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे समय समय पर सिंचाई करने के लिए और जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए भी कृषि की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह कृषि के कारण एक समाज का विकास हुआ, और इस तरह से 700 टू 600 BCE में हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में कृषि के आ जाने के बाद जो है एक समाज का विकास हुआ, और आगे चलकर 300 BC के आसपास यह एक शहर का रूप ले लिया। जी, मेसोपोटामिया का जिस तरह से हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मेसोपोटामिया एक काफ़ी उपजाऊ भूमि था, चूँकि 2 नदियों के होने के कारण यहाँ पे ये जो दक्षिणी मेसोपोटामिया आप मैप पे देख रहे होंगे, तो जो दक्षिणी मेसोपोटामिया था, जो सुमेरिया जो थी, वहाँ पे ये रेगिस्तान का हिस्सा था दक्षिणी हिस्सों में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा रेगिस्तान का एरिया था। लेकिन 2 नदियाँ होने के कारण, बराबर बाढ़ आ जाने के कारण कई सारे उपजाऊ मिट्टी जो है ये यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे सिंचाई जो है वो अच्छे तरीके से होती थी उन दिनों। जी। और मेसोपोटामिया के लोग तरह तरह के चीज़ जो है वो उपजाते थे, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर इत्यादि चीज़ें वे उपजाकर वह अन्य देशों में अपना व्यापार करते थे। चूँकि इनके आसपास के जो देश क्षेत्र को देखेंगे, आसपास के जो एरिया देखेंगे, वहाँ पे उतनी उपजाऊ भूमि नहीं थी, तो अधिक से अधिक जो अनाज थे वो मेसोपोटामिया से ही निर्यात होते थे। जी, जैसा आपने बताया कि ये यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के बीच में बसा हुआ था, तो ऑफ कोर्स नदियां ही फर्टाइल बनाती हैं लैंड को। सर, जैसा आपने बताया कि मेसोपोटामिया, और हम देखते ही आ रहे हैं कि क्लास 6 से ही बच्चे पढ़ने शुरू कर देते हैं इन सिविलाइजेशंस के बारे में। तो इस सिविलाइजेशन यानी इस सभ्यता में ऐसा क्या था जिसने इसको इतना प्रसिद्ध बनाया? जी बिल्कुल, चूंकि जो सबसे प्राचीन सभ्यता हमें मिली है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है, और उन दिनों जो यह एक स्क्रिप्ट जो मिले हैं उनके, जिसे क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से जानते हैं, कि एक पट्टिका यानी कि आजकल के जो टैबलेट हैं, है ना, उसी तरीके के हाथ में एक मिट्टी के कच्चे मिट्टी तैयार कर उस पर क्यूनिफॉर्म लिपि यानी कि किलात्मक लिपि लिखी जाती थी, और यह चलता आ रहा था लगभग 3200 BCE से यह लिखने की परंपरा वहां से चलती आ रही थी। जैसा कि हम एक स्लाइड में दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से देखिए कि किस तरह से 3200 BCE में पहली बार हमें उस सब कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, और जिसे बाद में पढ़ भी लिया गया है ना, और यह निरंतर चलता रहा। इसी में हम देखते हैं कि 2600 BCE में जो है क्यूनिफॉर्म लिपि में जो है स्क्रिप्ट तैयार किए गए, और इनकी जो भाषा थी 2600 BC में वो सुमेरियन लैंग्वेज थी। बाद में 2400 BC में हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो
उस समय की अकादियन लैंग्वेज हो जाती हैं। तो यह एक लंबा इतिहास रहा है इसका, और यह निरंतर ये भाषा चलती रही है। जो 2400 BC में अकादियन लैंग्वेज चली, और जो लिपि थी वो यूनिफॉर्म लिपि थी, वो 2000 सालों तक वो चलता रहा, मतलब फर्स्ट 100 सेंचुरी तक वो चलता ही रहा। So, ये क्यूनिफॉर्म जो लिपि है ये सबसे पहली लिपि मानी जाती है। हाँ, पहली लिपि मानी जाती है, चूंकि यह पढ़ भी ली गई। जैसे कि हम मोहनजोदड़ो में जो लिपि देखते हैं वो बुस्टोपेडन लिपि, तो वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है जी, लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सका। जी तो इसलिए मेसोपोटामिया के इतिहास में हम यह देखते हैं कि उसे ठीक ढंग से पढ़ लिया जा गया, तो में काफी सारी चीजों का हमें अध्ययन हुआ इतिहासकारों को। और यह भी बताना चाहेंगे कि मेसोपोटामिया इसलिए भी खास था कि धातु को अलग अलग धातुओं को मिश्रण से, जैसे कि तांबा और पीतल को मिलाकर ये कांसे बनाए जाते थे, है ना। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आज से 12 लाख साल पहले आग की खोज हुई, तो इस आग की खोज ने, चूंकि हम आसपास अभी भी जितनी चीजें देखेंगे सभी आग के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो उस समय मेसोपोटामिया में भी लोगों ने आग के सहारे, आग में तपाकर स्टीन और पीतल को पिघलाकर एक नए तरह का कांसा, एक मिश्रित धातु का निर्माण किया, कांसा, जिसे कि हथियार बनाने के रूप में या आभूषण के रूप में, जैसे कि पत्थर का भी आकार देना हो तो उसी कांसे के सहारे से हम उसका निर्माण करते थे, पत्थरों का। तो इस तरह से हम मेसोपोटामिया में कई तरह के जो है साक्ष्य मिले हैं, कई तरह के मूर्तियां भी मिली हैं कांसे की। तो अभी हम जिस तरह से बात करते हैं कि मेसोपोटामिया आखिर क्यों इतनी खास है, क्यों इतनी, क्योंकि यह सबसे प्राचीन सभ्यता, जो एक शहरी सभ्यता के रूप में जिसे देखा जाता है, तो सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता में से एक है ये जी। और मेसोपोटामिया की अगर हम जैसे कि भौगोलिक स्थितियों को दिखाया कि 2 नदियों के बीच है और यह पूरा रेगिस्तान था, मतलब मेसोपोटामिया के पास कुछ भी नहीं था उपज, अनाज के अलावे कुछ भी नहीं, ना कि वहां पे मिनरल्स थे, ना वहां पे पत्थर थे, ना वहां पे उच्च कोटि की कोई लकड़ी थी, वुडन नहीं थी, क्योंकि वहां पे उतने पेड़ नहीं थे। वो जो भी पेड़ थे वो खजूर के पेड़ थे, तो खजूर के पेड़ से ज्यादा कुछ बनाया नहीं जा सकता था, ट्रेवल करने के लिए नाव भी नहीं बनाया जा सकता था। तो हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में इन कम संसाधनों के बावजूद वहां के लोगों ने उनकी जो बौद्धिक जो उनकी उपज थी, जिसके कारण अलग अलग जगहों से वो इन सारे टूल्स को लाकर, इन सारे वस्तुओं को लाकर एक नया रूप दिया, एक कई तरह के हथियार बनाए, कई तरह के औजार बनाए। तो इस तरह से कई सारे भवन निर्माण भी हम देखते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे उनकी भवन निर्माण कला के बारे में भी। ऐसा कहा जाता है सर, एक कहावत भी है दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी तो वहां पर हमने बहुत नई चीजों, जिसको अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं, जो आपने बात की, तो वो हमें धातु का एलॉय भी बनता हुआ नजर आया, जैसे ब्रॉन्ज। अच्छा, यह भी चीज बता दें छात्रों को कि मनुष्य जिस काल में मतलब रहता है, जिन चीजों के साथ, जैसे कि हम प्रारंभिक जो देखते हैं, जो बिगिनिंग्स के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य का जो प्रारंभिक काल रहा वो स्टोन एज रहा है। उसके बाद जो हम मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उसे हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, ठीक है। और जैसे अभी का आज के काल का बात अगर हम करें तो हम इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काल मानेंगे। तो इसी तरह से चूंकि उस समय ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज धातु बनाया गया और एक उसी के सहारे सब कुछ होता, तो इसे हम ब्रॉन्ज एज नाम दिए जी। राइट, तो सर आगे चलते हैं। हमारा बर्थ ऑफ राइटिंग हमने देख लिया है कि लिपि का जन्म हो चुका है, जिसको समझ पाए वैज्ञानिक उस काल के, और आज के समय में भी हम उसका समझ बना पाए कि क्या लिखा उन्होंने, क्या कार्विंग्स थी। अब आगे चलते हैं कि किस तरह से लिपि में विकास हुआ। जी बिल्कुल। जैसे कि लिपि के विकास से पहले भी हम देखते हैं कि आखिर मेसोपोटामिया पे ब्रिटिशर्स ने, यूरोपीय वासी ने इतना उत्खनन क्यों किया। यह एक सवाल है कि आखिर क्या कारण थे मेसोपोटामिया को जानने को, समझने को लेकर। तो यूरोपवासी यह मानते थे कि जो उनकी बाइबल है, बाइबल की पहले अध्याय जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें शायद मेसोपोटामिया का वर्णन किया गया हो, है ना। उसी में चैप्टर जो फर्स्ट जो चैप्टर है द बुक ऑफ जेमिनीज, उसमें जो सीमर शब्द का एक शब्द मिला है, जिसे वो सुमेर से जोड़ते हैं, यूरोपवासी उसे सुमेर से जोड़ते हैं। और उनका मानना था कि हमारे पूर्वज जो हैं वो कहीं ना कहीं सुमेरिया से जो है वो थे, हम उनके पूर्वज सुमेरिया से उनका संपर्क था, उनका सुमेरिया में उनके पूर्वज रहा करते थे। तो इसलिए उनका उत्खनन हम देखते हैं कि बराबर चलता रहा है। और बाद में भी हम देखते हैं 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने
किस तरह से एक फंडिंग किया था ब्रिटिश म्यूजियम को कि वहाँ के मेसोपोटामिया के उत्खनन के लिए। जिस तरह से बाइबल में फ्लड की चर्चा की गई है कि एक समय आएगा जब इतने अधिक बाढ़ आएंगे, कोई प्राणी नहीं आएगा। इस तरह बाइबल में कुछ चर्चाएं मिलती हैं, कहानियां मिलती है कि एक नूहा नाम का एक व्यक्ति होगा जो कि सारी चीज़ों को एक बड़े से नाव में सारे प्राणी का एक पेयर को रख के इस सृष्टि को बचाएगा। इस तरह की कहानी को ढूंढने का वो निरंतर प्रयास करता है मेसोपोटामिया के उस टैबलेट में जो उसे लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन उसमें कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिस तरह वो बाइबल में मिले हैं। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से मेसोपोटामिया में स्क्रिप्ट के लिए अलग अलग काम हुए, उन सारे टैबलेट्स को इकट्ठा भी किया गया बाद में। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि ब्रिटिश काल में 18th और 19th सेंचुरी में ही इसके उत्खनन का कार्य चला हो या मेसोपोटामिया को बचाने के लिए, उनकी जानकारी के लिए चीज़ें इकट्ठा की गई हो। हम बाद में भी देखते हैं कि 668 BC के से 627 BC में एक असेरियन एक किंग होता है जी। जैसे कि असुर बानीपाल करके एक किंग होता है। उसने निन्वे में एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी। उस लाइब्रेरी में उन्होंने लगभग 50,000 ऐसे जो है ना टैबलेट इकट्ठा किया था और उस लाइब्रेरी में उस मेसोपोटामिया के जो टैबलेट थे उसे इकट्ठा कर उसे पढ़ने की कोशिश की थी। उससे सभी को पढ़ा गया। सर, जैसे आपने क्यूनिफॉर्म लिपि के बारे में बताया, तो उस लिपि में क्या प्रॉब्लम्स या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, कुछ उसके बारे में भी बताइए। जी, क्यूनिफॉर्म लिपि जो है वो एक किलात्मक लिपि थी। जैसे कि मिट्टी का एक टैबलेट तैयार कर उसे गीले कर गूंथ कर उसको एक टैबलेट का आकार देकर जिसे हाथों में आसानी से उसे रख सके और उसे पढ़ सके। और चूंकि अच्छा, ये स्क्रिप्ट आया कैसे, यह भी एक काफी इंटरेस्टिंग है। चूंकि हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के बारे में जैसे कि हमने बताया कि यह एक शहरी सभ्यता थी, तो शहर होने के लिए जैसे कि गॉर्डन चाइल्ड ने 10 नियम बताए हैं कि एक शहर होने के लिए वहाँ पे उद्योग होने चाहिए, एक निश्चित अनुपात में घनत्व में जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पे कई सारे श्रमिक कार्य चल रहे हो और वहाँ पे व्यापार, एक विस्तृत व्यापार हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हम मेसोपोटामिया में देखते हैं। मेसोपोटामिया के लोग काफ़ी उन्नत थे, काफ़ी विकसित थे। उन्होंने तरह तरह की चीज़ बनाने की कला से वो परिचित थे और वो जिस तरह से व्यापार करते थे, जैसे कि इन सारे टूल्स को जितने भी चीज़ें हथियार बनाए या आभूषण बनाए तो इन्हें बाहर भी व्यापार करना होता था। तो और यहाँ से अनाज, कई सारे अनाज जो यहाँ पे उपज, जैसा कि पहले प्रारंभ में ही बताया कि यहाँ पे काफ़ी समृद्ध थे अनाज के मामले में। भले ही वो मिनरल्स में उतने नहीं थे, मिनरल्स वहाँ पे मेसोपोटामिया में नहीं था क्योंकि वो रेगिस्तान का एरिया था, लेकिन एक अच्छी उपज, 2 नदियों के कारण, बीच का स्थल होने के कारण यहाँ पे एक अच्छी उपज होती थी और इन उपज के कारण ये अनाज को एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे। इनके पास के जो क्षेत्र थे या टर्की में, तो इन जगहों पे हम देखते हैं कि ये अपने अनाज को भेजते हैं और उस माल ढोने के जो कार्य जो है वो जैसा कि यह संभव नहीं है कि इतनी दूर जो है वो किसी गाड़ियों से या किसी पशु द्वारा, जो गाड़ियां हैं पहियों वाली गाड़ियां, उससे भेजा जा सकता हो, क्योंकि उन पशुओं के चारा के लिए भी एक लंबे सफर में काफी खपत होती और ज्यादा कुछ लेके जाया नहीं जा सकता। तो नदियों के सहारे ही, इस जो फरात नदी है उस नदी के सहारे ही इन सारे जो उनके उपज थे उन्हें भेजा जाता था और वहां से कई सारे जो मिनरल्स है उसे लाए जाते थे जी। जैसे कि उन्नत किस्म के जो लकड़ियां थी, वुडन थी, उसे भी लाए जाते थे तरह तरह की चीज बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए या अन्य तरह के जो पत्थर थे, चूंकि मेसोपोटामिया में पत्थर भी नहीं थे तो पत्थर की जिस तरह से मूर्तियां बनाई जा रही थी या फिर अन्य चीजों के लिए एक ट्रेड का जो कार्य चल रहा था व्यापार का, तो इन व्यापार के लेखा जोखा रखने के लिए स्क्रिप्ट की आवश्यकता हुई। बिल्कुल, चूंकि जो पहली जो स्क्रिप्ट मिली थी, ये जो हम देखते हैं कि 320, एक स्लाइड में एक बार दिखाना चाहिए, इसमें जो ये स्क्रिप्ट मिले थे 3200 BC के आसपास, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग इस तरह से कम 5000 इस तरह से जो है अलग अलग तरह के लिए अलग अलग तरह के अक्षर, ये चिन्ह मिले हैं। जिस तरह देखेंगे मछली की आकृतियां मिली, मछली की आकृतियां हो या फिर अनाज के लिए गेहूं, है ना, या फिर
बैल की आकृतियां, तो इस तरह से अलग अलग आकृतियों के लिए इस तरह 5000 तरह की चिन्ह मिलते थे। चूंकि एक लेखा जोखा व्यापार में सभी का हिसाब रखना जरूरी था कि आखिर क्या किन किन चीजों को भेजा गया, क्या क्या चीज निर्यात की गई। तो इस तरह से एक लेखा जोखा रखने के लिए प्रारंभ में इस तरह के कई सारे सिंबल जो है वो मिलते हैं, जिसकी कि और बाद में हम देखते हैं कि बाद में हम देखते हैं 2600 बीसी में जो क्यूनिफॉर्म लिपि आ जाती है। तो इसमें जो जैसे कि किलात्मक लिपि हिंदी में कहते हैं, एक नुकीली चीज से उसे गोद कर उसमें लिखा जाता था, जो मिट्टी के एक टैबलेट बनाकर कच्ची मिट्टी को एक उस पर लिख कर उसे सुखा दिया जाता था, और यह लिखने के बाद फिर से उस पर दोबारा लिखा नहीं जा सकता था। इसलिए कोई चीज या कोई हिसाब उसमें अगर गलत लिखा गया तो उसे भी फिर वो नदियों में बहा देते थे या उसे डिस्ट्रॉय कर देते कहीं भी, मतलब उसे वो काम में फिर दोबारा लाया नहीं जा सकता था। तो इस तरह से काफ़ी परिश्रम का कार्य था यह स्क्रिप्ट को तैयार करने में, और यह स्क्रिप्ट का कार्य काफ़ी जो है जोर शोर से उस समय चल रहा था, और उस समय उतनी अधिक इसे पढ़ने के लिए इतने अधिक जो है साक्षरता भी नहीं थी, तो कम ही लोग पढ़ पाते थे। अच्छा, ये स्क्रिप्ट की बात करें, जो क्यूनिफॉर्म की लिपि थी उसकी भाषा उस समय में 2600 बीसी में उसकी भाषा जो है वो सुमेरियाई भाषा थी, और बाद में 2400 बीसी में हम देखते हैं कि उसकी भाषा जो है वो अक्कादियन भाषा हो जाती थी। जिस तरह हम अपने इंडिया में देखते हैं कि जिस तरह अशोक के जिस तरह से शिलालेख मिले हैं, तो उसे जब से जेम्स प्रिंसेप ने जब सबसे पहले पढ़ लिया गया था 1837 में, तो उसमें भी हम देखते हैं कि भले ही वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया हो, लेकिन उसकी भाषा जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं मिलती हैं। जैसे कि अरमाइक लिपि मिलते हैं, खरोष्टी मिलते हैं, फिर प्राकृत भाषा मिलती है। तो अरमाइक लिपि मेसोपोटामिया में भी मिलती है। 1400 बीसी में हम देखते हैं कि अरमाइक लिपि वहां भी कुछ जगहों पे बोली जाती थी। तो इस तरह से अलग अलग भले ही भाषा होती थी, लेकिन उनकी लिपियां जो है वो यूनिफॉर्म लिपि थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्राचीन सभ्यता जहाँ पे लिपि से भी वो परिचित थे, और लिखने की कला से परिचित होने के कारण वो अपने इतिहास को बचाए हुए हैं। जी जी जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मुझे आपने जो बताया, मुझे ऐसा लगा केवल ट्रेडर्स ही जो होंगे वो इस लिपि में को पढ़ने और लिखने में सक्षम होंगे। जी, शुरू में चूंकि इस स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी व्यापार करने के लिए ही, चूंकि एक अलग देशों में व्यापार होता था मेसोपोटामिया का, तो उन सारी चीज़ों का हिसाब रखने के लिए या फिर राजा का संदेश दूसरे राजा को देने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए जो एक खास वर्ग के लोग थे जो वो पढ़ते थे। और कहीं कहीं साक्षरता की इतना महत्व था कि कोई राजा अगर उसे अगर पढ़ना आ जाता था तो वो इन बातों को उस टैबलेट में जिक्र कराते थे कि राजा को पढ़ना आता था। वो एक बहुत गर्व की बात हो जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में किस तरह से स्क्रिप्ट का मिलना शुरू हुआ, और अलग अलग भाषाओं में और उसकी जो लिपियां यूनिफॉर्म लिपि में वो उन चीज़ें मिलती हैं। तो स्क्रिप्ट के बाद हम देखते हैं, चूंकि किसी भी शहर होने के जो नियम है उसमें हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट का होना काफी जरूरी है। किसी भी सभ्यता को शहर हम तभी कहेंगे जब वहां पे कोई लिखित साक्ष्य मिलते हो, लिखने की कला से परिचित हो। बिल्कुल। और वो कई सारे हिसाब भी जानते हैं। मैथमेटिक्स में वो काफी जोड़ घटा गुना भाग सब कुछ मेसोपोटामिया के लोग जानते थे, रूट स्क्वायर सब कुछ। और यह भी बताते हैं कि उस समय जो अपने खेतों में अपनी उंगली को डालकर उस पानी का वो घनत्व वो निकाल लेते थे कि पानी कितना पानी गहराई है, हाँ कितना पानी इस पूरे क्षेत्रफल में है, इस खेतों में कितना पानी है। तो ये सब सारी जो मैथमेटिक्स थी वो सबका विकास हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया से हुई है। काफी एडवांस सिविलाइजेशन रही है कि अगर वो वॉल्यूम के बारे में भी जान लेते थे केवल उंगलियों के तरीके से, तो मैं ये कहूंगी कि मेसोपोटामिया काफी विकसित सिविलाइजेशन के तौर पर देखने को मिलती है। अब हम आगे चलते हैं सर, जैसा आपने बताया कि कुछ पैमाने होते हैं एक सिविलाइजेशन के, शहरी सिविलाइजेशन होने के, शायद उनमें मंदिरों का होना भी एक अनिवार्य। जी जी, क्योंकि जो ये सारी कुछ मंदिरों के ही इर्द गिर्द होते हैं जी। और मंदिर के पास ही हम देखते हैं जितने भी ये व्यापार होते थे या फिर उनका रहन सहन पूजा पाठ सब कुछ ये मंदिरों के आसपास ही होता था। तो जो रिलीजियस सेंटर थे ये मंदिर, यह एक व्यापारिक हब होता था, यहीं से सारी देख रेख चलती थी। जिस तरह एक शहर होने के लिए बताया कि अलग अलग तरह के व्यवसाय होने चाहिए, तो जिस तरह हम देखते हैं कि
एक पत्थर को तराशने के लिए उस तरह के कांसे होने चाहिए। तो कांसे बनाने के लिए एक अलग तरह का श्रम होना चाहिए, एक अलग तरह का कुम्हार होना चाहिए। फिर उस पत्थर को व्यापार करने के लिए व्यापारी होना चाहिए, उस पत्थर को लाने के लिए व्यापारी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग श्रमिकों के साथ जो है एक श्रृंखला होती है, अलग अलग श्रमिकों की श्रृंखला होती है। जैसे आज के समय में भी देखेंगे कि कोई चीज़ अगर आता है मार्केट में तो उसको बनाने वाले, उसके चीज़ को तैयार करने वाले सब अलग अलग श्रम से चलता है। तो उसी तरह मेसोपोटामिया में अलग अलग श्रम व्यवस्था थी, जिनके जो एक प्रमुख शहरीकरण की विशेषता है कि कई तरह के श्रम के कार्य चल रहे थे। तो ये हम दिखाना चाहेंगे कि उस समय जो मंदिर थे, उस मंदिर जो उस समय के मिले हैं जो उरिक सिटी के आसपास, तो यह सदर्न मेसोपोटामिया में लगभग 300 BC में एक मंदिर मिले। और इस मंदिर में हम देखेंगे कि वहाँ पे चांद की पूजा की जाती थी और चांद के लिए उरु देवता थे। ओके, अगली स्लाइड में यदि हम देखें तो उसमें उरु देवता की बात की गई है। उर देवता जो है वो मून के लिए पूजते थे। वहीं लव एंड वार के लिए इन्नाना देवता की पूजा करते थे, जो कि लव एंड वार का प्रतीक होता था। इसी तरह एक शहर के रूप में हम मारी शहर भी देखते हैं, जहाँ पे किसान भी होते हैं, पशुपालक भी होते हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं। तो हम देखते हैं कि बाद में जो यह मेसोपोटामिया जो सुमेरिया थी, वहाँ पे अकादियन का राजा था। अकादियन के बाद जैसे कि 200 BC के आसपास हम देखते हैं कि बेबीलोनिया एक काफ़ी समृद्ध, काफ़ी विकसित शहर के रूप में जाना गया। तो इस सभ्यता को 200 BC के बाद जो है बेबीलोनिया के नाम से भी जाना गया है जी। तो इस तरह एक लंबा सफर रहा है मेसोपोटामिया का। और यदि हम अगली स्लाइड पर देखें तो सर शायद फैमिली स्ट्रक्चर और किस तरह की हाउसिंग फैसिलिटी थी उसके बारे में भी बात की गई है। जी, जैसे कि हम वहाँ की डेली लाइफ की बात करें कि उस समय जो उर एक शहर था उस समय का 200 BC के आसपास, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से सकरी गलियाँ हुआ करती थी जी। काफ़ी जो सकरी गलियाँ होती थी, जिस तरह से हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखते हैं कि सड़कें काफी चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो ये उर शहर है वहां पे हम सड़कें काफी पतली गलियां होती थी और घरों के दरवाजे अंदर की ओर खुलती थी। घर के दरवाजों के सामने दरवाजा होना अपशगुन समझा जाता था और ऐसा भी मान्यता था कि पति पत्नी में लड़ाई का एक कारण बनता है, पति पत्नी में रिश्ता सही नहीं होता, ऐसा एक सगुन अपशगुन मानते थे इस तरह से कि गेट जो है वो बाहर की तरफ ना खुले। और इसी तरह से जो हम देखते हैं इस पतली गली में कोई गाड़ियां का आना संभव नहीं है, तो इसमें जो माल ढुलाई का काम जो घरों में अपने सामान ले जाते थे वो उन जानवरों के सहारे गधों के पीठ पर लाद के उस घरों तक ले जाया करते होंगे। इस तरह से जो ये मिले हैं 200 BC के आसपास ये उर शहर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा सभी घरों के पास एक कब्रिस्तान भी मिला है कहीं दूर में, जहाँ पे सारे जो मरने के बाद वहाँ पे कब्र में वो उसे दफनाते थे। लेकिन कई सारे घरों में फर्श के नीचे भी कई सारे कब्र मिले हैं। तो और उस कब्र में भी ऐसा देखा गया है कि कोई अगर समृद्ध कोई धनी व्यक्ति का कोई देहांत हुआ है तो कई सारे आभूषण भी वहाँ मिलते हैं। फिर कई सारे जैसे कि सूअर के मांस भी मिले हैं जो कि उस समय दफनाने के समय दिया करते थे। तो इस तरह से कई सारी ऐसे साक्ष्य मिले हैं उस समय के उर शहर में। उसी तरह वहाँ की फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे पिता जो है वो प्रधान होते थे परिवार के, और परिवार में अगर परिवार के सदस्य को विवाह करना होता था वो विवाह के लिए करते थे। तो फिर वर वधू का विवाह की जो परंपरा थी उस समय वहाँ पे विवाह जी विवाह के लिए वहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह से एक साथ भोजन करते थे वर वधू के जो परिवार होते थे, और वर जो है वधू को गिफ्ट दिया करते थे, और इस तरह से विवाह परंपरा उस समय में थी। फिर हाउसिंग थी, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी, और जो ये टाउन प्लानिंग का बात की है कि किस तरह से सकड़ी गलियां थी। अच्छा, नालियों की व्यवस्था नहीं थी, जिस तरह हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि नालियां थी, लेकिन वहीं जो ये उर शहर है यहाँ पे नालियों की व्यवस्था नहीं थी। लोग अपने घरों में ही जो है वो पानियों को इकट्ठा करते थे जी। तो इस तरह से जो उर शहर है उसमें हम देखते हैं कि
इस तरह के घर शहर हुआ करते थे। वही हम देखते हैं कि मारी एक ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ पे काफ़ी व्यापार का कार्य चलता था। एक रॉयल पैलेस था, यहाँ पे लगभग 200 कमरों का, लगभग 260 कमरों का एक घर बना, जहाँ पे एक हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी किचन है। यहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ पे राजा जो अलग अलग तरह के भोजन करते थे, है ना। और तो इस तरह से यह एक मैरी का एक ट्रेडिंग सेंटर है। अच्छा, ये मैरी के लोग जो हैं वो ट्रेड में टैक्स भी वसूलते थे, क्योंकि यहाँ से फरात नदी गुजरती थी और जो व्यापारी थे वो यहाँ पे रुकते थे, इस मैरी में रुकते थे, और रुकने पर इस मैरी में 10% का टैक्स जो है वो लगाया जाता था जी। और ये तो इस तरह से हम देखते हैं कि मारी शहर काफ़ी विकसित था और यहाँ पे ट्रेड की काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। तो ये मारी शहर और उर शहर के आसपास ही हुआ करते थे? जी जी, ये मारी, उर, सुमेरिया, अकद, ये सारे शहर उस समय, जिस तरह से जो भारत में अलग अलग कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा उस समय के विकसित जो शहर थे, उसी तरह इसे नाम मेसोपोटामिया दिया गया, क्योंकि ये ग्रीक शब्द था, बताया था शुरू में ही कि यह दो नदियों के बीच होने के कारण इसे मेसोपोटामिया कहा गया। जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन जो शहर थे वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इस तरह थे। तो उसी तरह वहां हम देखते हैं कि जो सबसे दक्षिण में, मेसोपोटामिया के सबसे दक्षिण में जो था वो सुमेरिया था। उस तरह उसके ऊपर और उत्तर बढ़ते जाते तो उर आते हैं, उरुक आते हैं, फिर अकादिनिया आते हैं, फिर यहीं पे बेबीलोनिया भी है जो 200 BC में बेबीलोनिया के नाम से भी जाना गया। तो इस तरह से उस समय के भी प्रमुख शहर थे। तो आगे हम बात करते हैं वहाँ की जो मेसोपोटामिया की जो देन है, विश्व को जो मेसोपोटामिया की देन है कि उन्होंने मैथमेटिक्स में जिस तरह से काफ़ी चीज़ें दी हैं, जैसे कि रूट, स्क्वायर, सब कुछ। फिर टाइम के मामले में भी मेसोपोटामिया ने लोगों को सिखाया है। उस समय जब टाइम के बारे में पता नहीं था लोगों को, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने ये 12 मंथ का, जो 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि 12 मंथ का एक ईयर होता है। एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, मतलब 4 वीक का एक मंथ होता है। फिर 24 आवर्स का एक डे होता है, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो इस तरह से इन सारे टाइम को उन्होंने बांटा, चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण तक सब चीज़ों को उन्होंने जो है वो काफ़ी बारीकी से उनका रिसर्च किया और काफ़ी उसके बारे में जानकारियाँ उस समय के लोगों को उन्होंने दिया था जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया काफ़ी उन्नत सभ्यता थी, जहाँ पे व्यापार थे, मैथमेटिक्स थी, साइंस थे, और इतनी कम मतलब स्रोतों के अभाव में भी, जहाँ पे कुछ उपलब्ध भी नहीं था, मिनरल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, या उन्नत किस्म की लकड़ियाँ नहीं थी जिससे वो नाव बना सके, जहाँ खजूर ही खजूर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नाव बना के अलग जगहों से लकड़ियाँ लाकर नाव का निर्माण किया, अलग अलग तरह के कांसे बनाकर भवन बनाया। अच्छा, भवनों की बात हमने नहीं की। जो उस समय के जो भवन मिलते हैं वो कच्ची ईंटों को, जी जैसे कि हम स्लाइड पे देख पा रहे हैं, जी हाँ, एक प्रकार का ये उस समय का ये भवन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भवन की किस तरह से दरवाजे हुआ करते थे, एक मेन गेट एंट्री होती थी, और यहाँ पे कच्चे ईंटों का एक भवन बनाया जाता था। और इसी तरह एक मंदिर के बारे में भी जी आपने बताया था हमें मंदिर के बारे में भी, हाँ, कि टेम्पल्स जो है वो काफ़ी ऊंचे टेम्पल्स बनाए जाते थे। लगभग उस समय में 35 फीट के मंदिर मिले हैं, और वो मंदिर जो है कई बार जो है वो उन्हें विकसित किया गया, ऊंचाइयां दी गई, उसे बार बार उन्हें रिपेयर करके उनके ऊंचाई की गई थी। और इन मंदिर में जो देवता थे, उन देवताओं को अलग अलग तरह के पदार्थ चढ़ाए जाते थे, जैसे कि मछलियां चढ़ाई जाती थी। मंदिरों के फर्श पे कई जो है फिश के बोन्स मिले हैं, कई सारे मछली के कांटे मिले हैं, कई सारे दही चढ़ाए जाते थे, अनाज चढ़ाए जाते थे। तो इस तरह उन मंदिरों में ये चीज़ें चढ़ाए जाते थे, जो वहाँ पे मंदिर के देख रेख में ही ये सारी जो उस समय की जो व्यापार जो है वो चलती थी, या वहाँ पे जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था वो मंदिरों से ही चला करती थी। या फिर सिंचाइयों के लिए, जिस तरह से सिंचाई भी, पानी से कैसे सिंचाई की जाए या पानी को किन खेतों में दिया जाए, ये सब मंदिरों से ही कंट्रोल होता था जी। और कभी कभी हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के ऊपर जो उरु शहर है, वहाँ पे उरुक शहर के आसपास में
पशुपालक भी होते थे, और कभी कभी पशुपालक और किसान वर्ग जिस तरह वहाँ पे काफ़ी अधिक थे, तो किसान और पशुपालक में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, क्योंकि किसान जो है किसान के खेतों में चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चला जाया करते थे, तो इससे उनकी आपसी लड़ाई भी होती थी और इस तरह से कई सारे जो कल्चर्स उस समय में चल रहे थे। इन लाइब्रेरी की भी बात हमने कही थी कि किस तरह से बेबीलोनिया में जो आखिरी किंग थे, बेबीलोनिया के जो आखिरी किंग थे जो कि असेरियन थे, उन्होंने उनमें जैसे कि हमने बताया कि असुर पनिवाल जो कि निन्वे में एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, और लगभग 50,000 टैबलेट्स जो है वो उन्होंने इकट्ठा किया था इन अपने सारे इतिहास को जानने के लिए। तो इस तरह से बाद में हम देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है बेबीलोनिया पे, तो इस तरह से बाद में यह मेसोपोटामिया पे 331 बीसी के पास जिस तरह से अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है और उसे जीत लेता है, तो यह बाद में इस सभ्यता को हम जो है वो निरंतर चलता रहता है, और इस सभ्यता को जानने की हमेशा निरंतर प्रयास किए गए हैं। जी, तो मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है ये सुनकर कि मेसोपोटामिया से ही हमें पता चला है कि साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। जी। साथ ही मेसोपोटामिया जबकि इतनी पुरानी सभ्यता है, फिर भी वो लोग स्क्वायर रूट जैसी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं, साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मेसोपोटामिया से ही मिले हैं। सर, मैं किन्हीं किंग्स के बारे में यानी राजाओं के बारे में जानना चाहूँगी, उनके कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहूँगी। क्या कुछ रहा है उस समय के राजा जो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित थे? अच्छा, इसमें कई सारे ऐसे राजाओं के वर्णन भी मिलते हैं, और राजा कई सारे इस तरह के महाकाव्य भी मिले हैं जिसमें राजाओं के वर्णन मिले हैं, जैसे कि उड़ शहर को भी वो शहर के रूप में ही वो उस महाकाव्य में दिखाने का प्रयास करते हैं। और राजा ने जिस तरह से एक लाइब्रेरी का निर्माण किया उस समय में, लगभग 668 बीसी टू 627 बीसी के आसपास, जिस तरह से एक असेरियन किंग था, अंतिम असेरियन किंग, उसने एक लाइब्रेरी का जिस तरह से निर्माण कराया ताकि उन पुराने सारे चीज़ों को इकट्ठा किया जा सके, जो भी पुराने साक्ष्य थे, जो टैबलेट्स थे, अलग अलग जगहों से जो वो टैबलेट्स मिले थे जिन पर उस क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखी जाती थी, उन सभी को इकट्ठा करने के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण किया था। लगभग 650 बीसी के आसपास उसने एक निन्वे में एक लाइब्रेरी की स्थापना की। जो उन टैबलेट्स में किन किन विषयों के बारे में आलेख थे सर? जो अधिकतर जो उसमें बातें लिखी थी वो व्यापार की ही बात लिखी, क्योंकि व्यापार करने के लिए भी अधिकतर चीजें उसमें लिखी जाती थी तो राजाओं के संदेश हुआ करते थे। तो क्या वो व्यापार और राजा, ऐसा देखने में आता है कि लोगों का रहन सहन भी नोट किया जाता है सभ्यताओं में, ताकि हमेशा के लिए वो चीजें हिस्ट्री में नोट हो जाएं, तो क्या इस तरह के भी कुछ आलेख मिले हैं? हाँ, तो इसमें जिस तरह से व्यापार में हम अलग अलग तरहों की चीज, जैसे कि इससे पहले भी चर्चा की थी यूनिफॉर्म लिपि में जो 200 बीसी के आस 3200 बीसी के आसपास जिस तरह से जो प्रारंभिक जो लिपि मिली थी उसमें लगभग 5000 तरह की, लगभग 5000 तरह के चिन्ह मिले, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चिन्ह जिनका व्यापार होता था। तो इन अलग अलग तरह के व्यापार को दिखाने के लिए भी इन टैबलेट्स में प्रयोग में लाए गए। तो इससे यह भी पता चलता है कि किन किन तरह का व्यापार हुआ करते थे, किस किस तरह की जो धातुएं जो वो मिला करती थी। जी, तो अब इससे आगे चलते हुए मैं सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या धर्म भी कोई वहां पर उस समय प्रचलित था? कोई धार्मिक क्या थी वहां पर प्रचलन धर्मों का? अच्छा, धर्म की बात करें तो उस समय की जो प्राचीन धर्म थी, जैसा कि मंदिर हुआ करते थे, और जिस तरह से बताया कि चांद के लिए जो देवता की पूजा की जाती थी उड़ देवता हुआ करते थे, उसी तरह प्यार और प्रेम और युद्ध के लिए एक जो देवता थे इनाना देवता, तो इस तरह से देवता हुआ करती थी, एक मंदिर हुआ करते थे, तो उसी में वो विश्वास रखते थे। जी, यानी तो इस तरह प्रकृति की भी पूजा करते थे, प्रेम और युद्ध के लिए एक देवता हुआ करते थे, और उन्हें किस तरह से अलग अलग चीजें वो चढ़ाया जाता था, मछलियों का या अनाज का, गेहूं या जौ या फिर दही, इन तरह की चीजें जो है वो चढ़ाई जाती थी मंदिरों में। तो वहां की धर्म की बात करें तो धर्म जो प्राचीन धर्म थे
उस समय में चूंकि और कई धर्म नहीं था, तो प्राचीन धर्म ही थी। जी। इसके अलावा सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम कंपेयर करें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन सी सिविलाइजेशन ज्यादा विकसित मानी जाती है? इसमें जो हम देखेंगे कि प्राचीन की बात करें तो मेसोपोटामिया की जिस तरह से सबसे प्राचीन सभ्यता रही है, क्योंकि कृषि का विकास मेसोपोटामिया में लगभग 7000 टू 600 BCE में ही हो गई थी, और वहाँ पे उन्होंने जो है लगभग 300 BC में हम उसकी सभ्यता देखते हैं, तो काफ़ी प्राचीन सभ्यता रही है। और सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों की अपनी अपनी खासियत है जी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि यहाँ भी लिपि मिली है, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। जिस दिन इसे पढ़ लिया, निरंतर कार्य चल रहे, जिस दिन इसे पढ़ लिया जाएगा तो कई सारी चीज़ों की और भी जानकारियाँ होगी, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि जिस तरह से कई सारे स्नानागार मिले हैं, जी जी, है ना, कि आज का जो स्विमिंग पूल है, हर एक घरों में स्विमिंग पूल खुद नहाने के लिए, और वो हम मेसोपोटामिया में नहीं देखते। मेसोपोटामिया में उस तरह के सड़कें चौड़ी नहीं देखते कि जिस तरह से सिंधु घाटी में एक वेल सेटल जो है सिटी थी, जहाँ पे जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिटी मिली है, तो यहाँ पे भी व्यापार था। अच्छा, कई सारे सुमेरिय नाव के मोहरे भी हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, तो इससे यह भी पता चलता है कि हमारा व्यापार जो है वो सुमेरिया के साथ हुआ करता था। जिस तरह उन दिनों सुमेरिया का अन्य देशों के साथ इन नदियों के सहारे व्यापार हुआ करता था, तो भारत के साथ भी इनके व्यापार होते थे जी। और सर अगर मैं समय की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी कनेक्ट करना चाहेंगे इसको आपने? ये सारी सभ्यता जो है वो ब्रॉन्ज एज की है, सब आसपास की ही सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सभी आसपास की, ये सब एक उसी समकालीन एक ही समय की सभ्यता है जो एक ही समय में फल फूल रही थी जी। और ये कह दें कि वहां से यह सभ्यता आई, ये नहीं है, ये अपना अपना विकास वो स्वयं कर रहे थे, और कई सारी चीजों का व्यापार जो चल रहा था। तो इस तरह से अलग तरह की, जैसे कि लिपि में ही देखते हैं कि सिंधु घाटी की एक अलग लिपि थी जी, है ना, और जो यहाँ की लिपि थी वो अलग थी, चाइना की जो लिपि मिली वो अलग है, तो सभी में हम देखते हैं कि अलग अलग विभिन्नता थी जी जी, है ना। मैंने एक स्लाइड में एक चित्र भी देखा था सर, जहाँ पर एक पेंटिंग दर्शाई गई थी, तो ऐसा लगता है कि वहाँ ना केवल कुछ चिन्ह मिले हैं जो कि व्यापार से संबंधित थे, बल्कि कुछ पेंटिंग्स भी प्राप्त की गई हैं। जैसे कि मारी का एक जो ट्रेडिंग सेंटर घर था, उस घर में हम देखेंगे कि उन दीवार में किस तरह से पेंटिंग बनाई जाती थी। हाँ जी। दीवार घरों को सुंदर रखने के लिए जी। इस पेंटिंग में देखेंगे तरह तरह की चीज़ें को दिखाया गया है, उस समय की स्थितियों को इस पेंटिंग के सहारे दिखाया गया है। उसी तरह इस भवन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है किचन देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे लगभग 260 कमरों का एक घर था जो ट्रेडिंग सेंटर थे वहाँ पे मैरी में जी। एक और सवाल आता है सर मेरे मन में, जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजा थे वो एक अपर लेवल पर रहा करते थे, जो हमें प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो एक ग्रेट बात की जो आपने बात की, तो राजा जो थे वो ऊंचे लेवल पर रहते थे और जो आम जनता थी वो नीचे के लेवल पर शहरों में रहती थी। क्या मेसोपोटामिया में भी ऐसा ही था? मेसोपोटामिया में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि बताया कि उनके कब्रिस्तान में जिस तरह से अलग अलग तरह के कब्रिस्तान मिले हैं, जो ज़्यादा संपन्न है वहाँ पे अलग अलग तरह के आभूषण और कई सारी चीज़ें उनके उस कब्रिस्तान में हुआ करते थे। और यहाँ पे उसी तरह का जो कम मतलब उतने धनी नहीं थे, वो उनके घरों में ही कब्रिस्तान होते थे और उतनी चीज़ नहीं मिलते हैं, तो अलग अलग तरह से मकानें भी थी, अलग अलग, जैसे कि उनमें घर में देखेंगे तो कमरों का आकार जो है वो अलग अलग तरह का था जी, है ना। और इस तरह से जी जी, कमरों का आकार आपने बताया, और ये भी बताया कि जो गलियां थी वो काफी संकरी थी, जबकि यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, क्योंकि वो अपनी मैं कहूँगी अपनी सभ्यता लगती है, क्योंकि भारत से संबंधित है वो जी जी, तो बड़ा अच्छा लगता है याद करके कि वो एक वेल प्लान्ड सिटी के तरह देखने को मिलती है। आज का जो शहर देख ले कि किस तरह से सड़कें चौड़ी हो, है ना, कि दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटती हो, और नालियां जो बनी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा डेवलप था उस समय। लेकिन वही हम देखेंगे इसमें जो ये उर का जो शहर है, इसमें ऐसा बताया जाता है कि लोग अपने घरों के कचरे जो है वो गलियों में ही बहाते थे, गलियों में ही फेंकते थे, तो साफ सफाई का इतना ध्यान उस समय मेसोपोटामिया में नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं कि साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखते थे
जी। ठीक। तो और ये पानी जो है वो जब घरों में भर जाता था तो उसे वो गलियों में ही बहा देते थे, तो गलियां जो है वो इतनी मतलब कि स्वच्छ नहीं थी, गलियां जो साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था। जी, तो सर जैसा कि हमारा टॉपिक है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी कि लिखित भाषा और शहरीकरण एक तरह से देखा जाए, तो आप एक कंक्लूजन के तौर पर क्या लेकर जाना चाहेंगे? किस तरह से राइटिंग ने क्यूनिफॉर्म लिपि में विकास कर कर किस तरह से आगे गई और सिटी लाइफ का किस तरह से विकास हुआ? से कंक्लूडिंग रिमार्क ब्रीफली मैं जानना चाहूंगी सर आपसे। मेसोपोटामिया में जिस तरह से लिपि को पढ़ लिया गया, तो चूंकि किसी भी इतिहास को जानने के लिए लिटरेरी सोर्सेज का महत्वपूर्ण रोल होता है, चूंकि हम उन अवशेषों से उतनी अधिक जानकारियां इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया के लोगों ने जिस तरह से लिखने की कला जिस तरह से उनमें थी और जिस तरह से उनने टैबलेट्स को तैयार कर, टैबलेट एक कच्ची मिट्टी का बनाकर उन सारे साक्ष्यों को, उन सारे व्यापार के सारे लेखा जोखा को उसमें उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उससे हमें कई सारी जानकारियां मिलती हैं। तो इस तरह से लेखन कला एक, चूँकि एक शहर होने के लिए लिखने की कला से परिचित होना काफ़ी ज़रूरी है। एक शहर का निर्माण हम तभी मानेंगे जब वो लिखने की कला से परिचित हो, है ना? जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि एक शहर होने का पैमाने का एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी एक पॉइंटर है लिखित भाषा, जो कि मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म लिपि के रूप में हमने देखा। और यहाँ पर हम अपने सेशन के अंत में आते हैं और मैं अपने एक्सपर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर, हमारे बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी इंसाइटफुल सारी नॉलेजेबल चीज़ें बताने के लिए। और मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से अलग अलग हैं और क्या क्या खास बात है मेसोपोटामिया सभ्यता में, किस तरह से शहरी जीवन जो था और कौन से धर्म यानी कि प्रकृति की पूजा की जाती थी, क्या क्या लिपि, क्या क्या व्यापार होते थे मेसोपोटामिया सभ्यता में। और अब हम आते हैं सत्र के अंत में। मैं अपने इंडियन साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको बताना चाहूँगी चौथी और सातवीं की नई किताबों के बारे में। Dear viewers, our new textbook for class 4 and 7 are available on Flipkart, Amazon and our official website of NCERT. You can get those books from these mediums. और अब मैं सत्र के अंत में आ गई हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन ज्योग्राफी का। जल्दी ही हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे और जो टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं भूगोल का, जिसका शीर्षक रहेगा विश्व जनसंख्या। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। हम जानेंगे विश्व जनसंख्या के सभी घटकों के बारे में, किस तरह से बढ़ रही है, क्या है आज की जनसंख्या और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई अनु गुप्ता टेकिंग योर लीव। नमस्कार।